नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे थे। और आज इसका अगला चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न है या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो भी प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार या संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में हैं। तो वन्य जीव यानी कि जो जंगली जानवर है उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के अंदर क्या क्या व्यवस्था की है। तो सबसे पहले हमारे पास है 6 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। 7 क्या है? वन्यजीव विहार है। 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेशन सेंटर है वो कितने हैं? 4 हैं। और उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान ये 1 है और ये कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है, नैनीताल। देखिए फ्रेंड, और 1 है जैव सुरक्षित क्षेत्र और ये कहाँ पर है? चमोली के अंदर है। चमोली जो नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र है वो 1 ही है। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र 4 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 7 है और नेशनल पार्क 6 है। राज्य का जो प्रथम चिड़ियाघर है, तो जो जू है कहाँ पर स्थित है? तो मालसी डियर पार्क। तो मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है? तो देहरादून के अंदर स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 2016 के अंदर, दिसंबर 2016 में इसकी स्थापना होती है। वैसे तो इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में इसकी स्थापना होती है। और चिड़ियाघर यानी कि जू बनाया जाता है इसको कब? दिसंबर 2016 में। अगला पॉइंट है राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर। देखिए फ्रेंड, अभी तक 1 ही है, जो दूसरा बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? तो गोलापार हल्द्वानी, जो गोलापार है हल्द्वानी के अंदर, वहाँ पर दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए फ्रेंड, पहली बात तो ये 400 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है यानी कि बनाया जा रहा है। और देश में पहला क्या है? कार्बन न्यूट्रल जू। कार्बन न्यूट्रल जू कौन सा है? तो गोलापार हल्द्वानी के अंदर जो बनाया जा रहा है। तो प्रश्न आएगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो गोलापार हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान। तो ये 1 ही है, कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान। इसकी स्थापना कब होती है? 1995 के अंदर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो मोतीचूर वन्यजीव विहार था, इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में, जिसके बाद इसे शामिल कर दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो मोतीचूर वन्यजीव विहार है इसको राजाजी नेशनल पार्क में शामिल किया गया। और राजाजी नेशनल पार्क बनाया जाता है कब? 1983 में बनाया जाता है। किस किस को मिलकर बनाया जाता है? तो एक तो राजाजी वन्यजीव विहार 1 ये था, एक तो था मोतीचूर वन्यजीव विहार जो हमने अभी पढ़ा है, मोतीचूर वन्यजीव विहार, और तीसरा था चीला वन्यजीव विहार जो हरिद्वार के अंदर है, चीला वन्यजीव विहार। तो इन तीनों को मिलकर 1983 में राजाजी नेशनल पार्क का निर्माण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान है तो कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? एक तो कार्बेट है। तो कार्बेट की स्थापना की बात करें तो 1936 हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क कब का है? 1980 का है। नंदा देवी और फूलों की घाटी ये कब के हैं? तो 1982 के हैं, चमोली के अंदर है, सभी लोग जानते हैं। और राजाजी जैसे हमने बताया अभी 1983, और उसके बाद सबसे अंत में गंगोत्री है 1989। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। राज्य का सबसे पुराना नेशनल पार्क तो कार्बेट है, स्थापना कब हुई? 1936 के अंदर हुई। उसके बाद कौन है? गोविंद वन्यजीव विहार है 1980 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी ये चमोली में है और 1982 में हुई। राजाजी 1983 में हुई है। और सबसे नया और सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क है। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इनके जो फैक्ट है वो जानेंगे। देखिए फ्रेंड, भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में नैनीताल में गवर्नर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। जैसे मैंने बताया है 1936 में गवर्नर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या होता है? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। और बाद में 1957 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको 3-4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1936 में हुई है। किसके नाम पर हुई है? गवर्नर जो हेली थे उनके नाम पर हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई है। और यह दक्षिण एशिया का पहला नेशनल पार्क था। प्रश्न आएगा कि दक्षिण एशिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल और पौड़ी में फैला है ना। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और 1955 में एक व्यक्ति थे जिम कॉर्बेट, इनकी मृत्यु होती है और इन्हीं के नाम पर 1957 में इसका नाम होता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका जो विस्तार है, यानी कि किस किस जिले में इसका क्षेत्र फैला है, एक तो पौड़ी में है, दूसरा नैनीताल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, इसके मध्य में पाटलिदून स्थित है ना। पाटलिदून दूनिया द्वार किसे कहते हैं ये मैंने बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है, कौन कौन सी नदियां बहती है, एक तो कोसी बहती है, दूसरी रामगंगा बहती है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क भी है। मंडल नदी बहती है, सोना नदी बहती है, एक और है पलेन नदी, तो पलेन नदी भी कहाँ बहती है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में बहती है। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो ये भी कहाँ आते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। प्रश्न आएगा सर्वाधिक पर्यटक कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, तो वो कौन हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि ये बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। किस लिए बनाया गया था ये, तो बाघों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया था, और सबसे ज़्यादा बाघ भी इसी में है। और देश के अनुसार देखें, देश के अकॉर्डिंग देखें, तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यही है। कौन से घनत्व की बात हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाघों का जो घनत्व है किस में है, वो भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्बेट उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया। देखिए मैडम, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया जाता है, तो 1973 में चलाया जाता है, टाइगर योजना है ना, तो उसी के अंतर्गत 1973 में इसको टाइगर योजना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया, तो इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, तो कब किया गया, अप्रैल 2015 में। यानी कि यहाँ पर भी बाघ हो सकते हैं, बाघों के लिए भी ये सही है, तो इसीलिए इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। इसकी हमने बात करी थी, इसकी स्थापना कब होती है, 1983 में। और इसका नाम किसके नाम पर है, तो स्वतंत्र भारत के जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो भारतीय कौन थे, तो राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो उनके नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम। और इसकी स्थापना 1983 में, एक तो राजाजी वन्यजीव विहार, दूसरा चीला वन्यजीव विहार, और तीसरा मोतीचूर वन्यजीव विहार, तो इन्हीं को मिलाकर इसको 1983 में बनाया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो मुख्यालय है ये देहरादून में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए बनाया गया था, जो एशियाई हाथी है इनके लिए बनाया गया था। बट 2015 में क्या किया गया, इसमें बाघों की संख्या अधिक होने के कारण इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो यही चीज़ पूछ रहा है, राजाजी उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला और घोरी रेंज भी शामिल है, और इसमें कौन है, टाइगर यानी कि बाघ है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के चीला रेंज में पर्यटक हैं उनके लिए क्या उपलब्ध है, एलिफेंट सफारी। तो प्रश्न आएगा एलिफेंट सफारी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध है, तो वो हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जीव के लिए या फिर कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, वो हो जाएगा हाथियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फूलों की घाटी या पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, ये मैंने पहले पढ़ाया है कि जो पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान है या फूलों की घाटी है, पुष्पावती क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ताल है वहाँ पर, पुष्पोतया ताल, पुष्पोतयाताल, तो यहाँ से निकलती है पुष्पावती नदी, और कहाँ बहती है, फूलों की घाटी के बीचों बीच बहती है, जो आगे जाके गोंदघाट में अलकनंदा के साथ संगम करती है, तो जिस कारण इसका नाम है पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी का अन्य नाम है। तो ये किसके मध्य स्थित है, यह है नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य। नर यानी अर्जुन को कहा गया है ना, तो नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य कौन सी घाटी है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है, जैसे मैंने बताया पुष्पावती नदी बहती है, जो पुष्पोतया ताल से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है जो फूलों की घाटी है इसकी खोज कब हुई, 1931 में हुई। किसने की, ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने की। देखिए फ्रेंड, मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी जिसमें हम उत्तराखंड की जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर कर रहे थे, और चमोली जिला पढ़ाया था मैंने। उसमें मैंने बताया था फूलों की घाटी की खोज, और उसमें मैंने बताया था फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ और उसके एक साथी ने की। कौन साथी था वो, ये आप लोग कमेंट करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो फ्रैंक स्मिथ है इन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर कब लिखी है, 1938 में। तो इस पुस्तक में इन्होंने 1938 में इस क्षेत्र का उल्लेख किया और बताया कि यहाँ पर 2500 से अधिक जो फूल एवं वनस्पतियाँ हैं, जिस कारण यह दुनिया के सामने उजागर हुआ। और इन्होंने ये भी बताया कि वो अपने साथ 250 किस्म के जो पौधे थे, पुष्प थे, वो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। तो प्रश्न आएगा फूलों की घाटी की खोज किसने की, तो फ्रैंक स्मिथ ने की। कब की, 1931 में की। और उन्होंने अपनी बुक वैली ऑफ फ्लावर में यहाँ कितने पुष्पों का जिक्र किया है, तो 2500। वैसे तो अभी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 500 प्रकार के, तो उन्होंने कितने कहा है, तो 2500। कितने प्रकार के पुष्प वो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए, तो 250। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब होती है, 1982 में होती है। कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 624
वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, 1980 में एक राष्ट्रीय उद्यान और स्थापित होता है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी के अंदर है। और 1989 में और सबसे नया और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जिले में। अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल है 472 स्क्वायर किलोमीटर और गंगोत्री का है 2390 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और जबकि सबसे छोटा हो जाएगा फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी को मैंने बताया था 87.5 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा वही है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, 1983 में क्या होता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। मैंने बताया था जो फैला है, पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, 2 जिलों में फैला है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। वैसे तो 3 जिलों में है, पौड़ी है, हरिद्वार है और देहरादून है। देहरादून का जो ऋषिकेश वाला क्षेत्र है उसमें भी आता है। तो 3 जिले आपको याद रखने हैं, देहरादून, पौड़ी और ऋषिकेश, यानी कि देहरादून। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। इसी के साथ साथ जो उत्तरकाशी का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, उसका जो संचालन होता है ये भी देहरादून से होता है और इसी राजाजी के मुख्यालय से होता है। आपको याद रखना है, जो गोविंद वन्यजीव विहार है उसका मुख्यालय कहाँ है? वो देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक हाथी एवं बारहसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए है क्योंकि बारहसिंगों के लिए एक वन्यजीव विहार फेमस है। तो कौन सा है? चीला वन्यजीव विहार। और चीला को मिलाकर किस में रखा गया था? राजाजी में रखा गया था। इसीलिए बारहसिंगों के लिए कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और जो राजाजी वन्यजीव विहार था, वन्यजीव विहार, वो किसके लिए था? एशियाई हाथियों के लिए था। इसीलिए हाथी और बारहसिंगों के लिए कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि जो राजाजी है, चीला और राजाजी वन्यजीव विहार और मोतीचूर वन्यजीव विहार, इन 3 से मिलकर बना हुआ है। 1983 में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान जैसे मैंने बताया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहाँ होते हैं? फूलों की घाटी में होते हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो, है ना, फूलों की घाटी की स्थापना कब होती है? इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें राज्य का सबसे पुराना एवं नया राष्ट्रीय पार्क, जैसे मैंने बताया, पुराना कौन सा है? कार्बेट है। स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे नया कौन सा है? गंगोत्री है। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 गंगोत्री में होती है, यानी कि उत्तरकाशी के अंदर होती है। और सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल याद होना चाहिए आपको। तो कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? तो चमोली है। चमोली में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? एक तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो सर्वाधिक हो जाएगा चमोली। अगला पॉइंट है, प्रदेश में कुल वन्यजीव विहार है। जैसे हमने कहा था 7 वन्यजीव विहार हैं। कौन कौन है? गोविंद वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना जैसे मैंने बताया 1955 में। और राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1980 में। देखिए फ्रेंड, गोविंद नाम से उत्तरकाशी में 2 हैं, एक तो वन्यजीव विहार है, एक नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। अगर वन्यजीव विहार पूछे तो वो कब का है? 1955 का है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 485 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो हो गया गोविंद वन्यजीव विहार। अगर गोविंद नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क, तो वो कब का है? 1980 यानी कि 1980 का है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ये अलग अलग है, आपको ये याद रखना है। अगला है केदारनाथ। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना सभी लोग जानते हैं 1972 में हुई है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार ये भी केदारनाथ ही है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 967 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो कौन सा है? केदारनाथ है, जो चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। तो नेक्स्ट है अस्कोट, सोना नदी और बिनसर। आपको ये तीनों एक साथ याद रखना है। कैसे रखना है? याद रखना ए, एस और बी। तो ASB, ए है 1986, एस यानी 1987, एक साथ हैं तीनों। बी है 1988, मसूरी है 1993, 1993। याद रखना ASB 86, 87 और 88। अस्कोट है पिथौरागढ़ में, सोना नदी है पौड़ी में और बिनसर है अल्मोड़ा में। ये सब आपको याद रखने हैं। मसूरी देहरादून में हो जाएगा। और मसूरी कब का है? 1993। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो मसूरी है। कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 10.8 वर्ग किलोमीटर, 10.8 वर्ग किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं 11 वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये भी सही उत्तर माना जाएगा, 11 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में क्या गठित किया गया? तो नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? दिसंबर 2012 में। किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए।
और जो नंदौर वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 269.7 समथिंग है। तो 270 आपको याद रखना है, 270 वर्ग किलोमीटर। 270 वर्ग किलोमीटर कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है। ये सब आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सबसे पुराना और सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे पुराना गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, जैसे मैंने बताया है, और इसका क्षेत्रफल कितना बताया था? 485 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे नया कौन सा है? नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल के अंदर है, इसका क्षेत्रफल अभी बताया है 270 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला जो वन्यजीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कौन सा है? अस्कोट वन्यजीव विहार। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1986 में हुई है। ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो सबसे बड़ा केदारनाथ है, जैसे मैंने बताया है, चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। और बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी जरूर याद होना चाहिए। कितना है? 967 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और कब बना था? 1972 में बना था। 1972 में इसकी स्थापना होती है। अगला पॉइंट है सबसे छोटा वन्यजीव विहार, जैसे मैंने बताया है मसूरी वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल कितना है? छोटा है तो एग्जाम में आएगा, क्षेत्रफल कितना है? तो 10.8 या फिर 11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में। कहाँ पर? मसूरी, देहरादून के अंदर। अगला पॉइंट है प्रदेश में कुल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। तो कंजर्वेशन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? एक तो आसन है, आसन 2005 का है। 2005 कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। दूसरा है झिलमिल, झिलमिल भी 2005 का है। कहाँ पर है? हरिद्वार में स्थित है। पावलगढ़, तो पावलगढ़ नैनीताल के अंदर है, ये आपको याद रखना है। नैना देवी, तो नैना देवी भी नैनीताल में है, ये भी आपको याद रखना है। तो नैना देवी कब का है? तो 2015 का है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आसन कंजर्वेशन देहरादून में, जैसे मैंने बताया। झिलमिल हरिद्वार में है, ये भी बता दिया है। पावलगढ़ और नैना देवी कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल के अंदर स्थित हैं। 4 क्या है? क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देहरादून में 2005 में स्थापित किया गया कौन सा? आसन वेटलैंड, जैसे मैंने बताया है। कब का है? 2005 में। और क्षेत्रफल कितना है? 4.44 वर्ग किलोमीटर। ये देश का क्या है? तो देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व। तो प्रश्न आएगा, देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो आसन वेटलैंड या आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो कहाँ पर है? देहरादून में है। स्थापना 2005 में होती है। क्षेत्रफल कितना है? 4.44 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है जो आसन वेटलैंड है, इसको क्या किया गया है? रामसर साइट में शामिल किया गया है। कब किया गया है? अक्टूबर 2020। देखिए फ्रेंड, रामसर साइट होता क्या है? इसको कहते हैं आर्द्र भूमि में जिसको शामिल किया गया। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या होती है? जहाँ सबसे ज़्यादा नमी हो, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा नमी हो और जैव विविधता पाया जाए। रामसर साइट इसलिए बोलते हैं, ईरान के अंदर है एक जगह रामसर। तो वहाँ पर सबसे पहले इसका सम्मेलन हुआ था कि किस क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा, किस क्षेत्र को नहीं किया जाएगा। इसकी जो बैठक होती है कब होती है? 1970 में होती है। सबसे पहले इसकी बैठक 1970 में, ये भी आपको याद रखना है। रामसर कहाँ है? तो ईरान में है। अगला पॉइंट है 12 सिंगों यानी कि स्वेप डियर जो होता है उसका बसेरा किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया झिलमिल कंजर्वेशन को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल में 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2015 में स्थापित किया गया। तो नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन कब स्थापित किया गया? तो 2015 में। क्षेत्रफल कितना है? 111.9 या फिर आपको याद रखना है 112 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद होगा तो चलेगा, क्योंकि 112 के आसपास ही इसका ऑप्शन मिलेगा। तो आपको याद रखना है 112 वर्ग किलोमीटर या फिर 111.9 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन। और स्थापना कब हुई? 2015 में हुई, नैनीताल के अंदर। अगला है नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो नैना देवी पक्षी रिजर्व है, हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन है, उसमें 600 प्रकार की पक्षियां पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और प्रदेश में कुल उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है तो कितना है? एक ही है, जैसे मैंने बताया था। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। तो कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1995 में होती है। अगला पॉइंट है प्रदेश में कुल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं तो कितने हैं? एक ही है। कौन सा है? नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित या सुरक्षित क्षेत्र। और इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक तो है नंदा देवी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में होती है ना? ये सभी को पता है। और बाद में क्या होता है? 1988 में, 1988 में, क्योंकि 1982 में नंदा देवी और फूलों की घाटी 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। और 1988 में इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 5860 है। ये 5860
वर्ग किलोमीटर। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए नंदा देवी नेशनल पार्क अलग है और नंदा देवी जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र ये किस किस को मिलकर बना है, नंदा देवी और फूलों की घाटी को। और कितने जिलों में ये फैला है, तो चमोली में है, बागेश्वर में है और पिथौरागढ़ में है। ये भी प्रश्न आता है। जो नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो कितने जिलों में विस्तृत है, तो कितने जिलों में है, 3 में है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। क्षेत्रफल पूछेगा तो 5860 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र। देखिए फ्रेंड, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक तो है कौन सा, नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा है फूलों की घाटी यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क। इसको कब किया गया, 1988 में किया गया। और फूलों की घाटी को कब किया गया, 2005 में, 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैसे हमने अभी बात करी है, जिसका क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। मेहरुड़ी कहाँ है, पहली बात तो मेहरुड़ी बागेश्वर में स्थित है, बागेश्वर। और इसकी स्थापना कब होती है, 1977 में होती है। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार करती है। अगला है भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फार्म कहाँ पर स्थित है, तो यह है मेहरौली। तो मेहरौली कहाँ पड़ता है, कोटमान्या, और कोटमान्या कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़। देखिए फ्रेंड, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो है मेहरुड़ी और दूसरा है मेहरौली। जो मेहरुड़ी है वो बागेश्वर के अंदर है, जैसे मैंने बताया है। और प्लस क्या है इसमें, ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। कब स्थापना हुई, 1977 में। जबकि ये भारत सरकार द्वारा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है। तो ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के कोटमान्या के मेहरौली में स्थित है। तो दोनों अलग अलग है, आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फार्म कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ के कोटमान्या में स्थित मेहरौली में। अगला होगा कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 1977 में हुई। कहाँ पर स्थित है, तो वो बागेश्वर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फार्म की स्थापना कहाँ पर की गई, तो चमोली के गोपेश्वर में स्थित कांचुला खर्क। कभी कभी प्रश्न इस टाइप से बनता है, कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है, तो ये है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए। इसकी स्थापना कब होती है, 1982 के अंदर होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड 2016 से लेकर 22 तक जो हिम तेंदुए हैं इनकी गणना की गई थी। पाया गया कि जो 2016 में हिम तेंदुए हैं कितने हैं, 86 हैं, और 2022 में ये बढ़कर हो गए थे 121। तो प्रश्न आएगा 2016 एवं 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी रही, तो 2016 में थी 86 और 2022 में थी 121। क्योंकि इसको बचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, स्नो लेपर्ड योजना या हिम तेंदुआ योजना। हिम तेंदुआ योजना, स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ योजना कब चलाई गई, 1990, 1991 उत्तरकाशी से चलाई गई है ना। अगला पॉइंट है कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। तो कब किया गया, 2013 में किया गया। प्रश्न आएगा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई, तो कार्बेट में की गई। क्यों की गई, बाघों की सुरक्षा के लिए की गई। और कब की गई, तो 2013 में की गई। अगला पॉइंट है बाघ संरक्षण में देश में उत्तराखंड का स्थान है, यानी कि बाघों की रखरखाव या उनकी सुरक्षा में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है, तीसरा है। पहला किसका है, मध्य प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व, यानी कि ऐसा नेशनल पार्क जहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, बाघ है, तो वो कौन सा है, कार्बेट हो जाएगा। क्योंकि कार्बेट बनाया ही इसीलिए गया था, यहाँ के जो बाघ है उनकी सुरक्षा के लिए, है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, 260 बाघ है। और सर्वाधिक हाथियों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भी। और इसमें कितने हाथी पाए गए हैं, तो 1224 हाथी पाए गए हैं। देखिए फ्रेंड, जबकि हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो राजाजी, जो मैंने बताया था, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में होती है ना। 1983 में चीला हो गया, मोती हो गया और राजाजी वन्यजीव विहार है, इनको मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है, 1983 में होती है। क्यों होती है, जो एशियाई हाथी हैं उनके लिए होती है, उनके संरक्षण के लिए होती है। जबकि सबसे ज़्यादा जो एशियाई हाथी हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हाथियों के इलाज हेतु पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया, तो चीला वन्यजीव विहार या चीला वन रेंज हरिद्वार के अंदर खोला गया। घायल एवं बीमार वन्यजीवों के उपचार हेतु रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, चिड़ियापुर, और ये कहाँ पर है, हरिद्वार के अंदर स्थित है। यानी कि जो जंगली जानवर घायल होंगे या बीमार होंगे उनको लाया जाएगा उपचार के लिए चिड़ियापुर हरिद्वार के अंदर। अगला पॉइंट है राज्य का पहला बंदर बाड़ा, यानी कि बंदरों की सुरक्षा के लिए एक बाड़ा बनाया जा रहा है जहाँ उनको
पर्याप्त मात्रा में खाना पानी सब कुछ दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? चंडाक पिथौरागढ़ के अंदर। आपको याद रखना है, पहला बंदरबाड़ा है तो चंडाक पिथौरागढ़। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पर है? अभी जैसे मैंने बताया है, वो कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क है ना। तो कब है? हिम तेंदुआ योजना कब की है? 1990 और 91 की है। कौन से नेशनल पार्क में स्थापित किया जा रहा है? गंगोत्री में किया जा रहा है, उत्तरकाशी के अंदर। और यह कैसा है? तो देश का पहला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना। मानव वन्यजीव संघर्ष योजना यानी कि जो इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष होता है, जब जंगल कटेंगे तो वन्यजीव कहाँ आएंगे? गांव की तरफ आएंगे, है ना। इससे मानव को भी नुकसान होगा और वन्यजीवों का भी नुकसान होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना शुरू की गई। कब से की गई? तो 2012-13 से की गई। क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको कवर किया है। जिसने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ।